हरिओम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हम अपने धर्म का पालन करने के लिए इस शरीर को धारण करते हैं और इस शरीर में रहते रहते ही अपने सारे धर्म का, सारे दायित्वों का पालन कर सकते हैं स्वस्थ शरीर में रहते हुए। इसके साथ ही अगर हम उसे स्वस्थ नहीं रखते हैं तो फिर शरीरम व्याधि मंदिरम, यही हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। हमारी लापरवाही, चाहे वो दिनचर्या के प्रति है, चाहे वो खान पान के प्रति है, चाहे शरीर के रखरखाव के प्रति है, सोच के प्रति है, वो सब मिल करके हमें रोगी बना देते हैं। जितने रोग आप सुनते हैं उनमें एक खास तरह का रोग है जिसको हम एपिलेप्सी कह देते हैं, मृगी कह देते हैं, और भी कुछ नाम हो सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये तंत्रिकाओं से संबंधित समस्या है और जो तंत्रिका के टिश्यूज़ हैं, प्रवाहिकाएं हैं उनकी, वो अनायास ही बाधित होने लगती हैं। और बाधा आप जानते ही हैं, जब होती है तो चाहे वो खून की नाड़ियों में, खून की नालियों में, घर की नालियों में, पानी की टंकी में, कहीं भी बाधा अगर होती है तो वो उपद्रव करती है, और वो उपद्रव कभी भी कहीं भी हो सकता है। इसलिए जो मृगी का रोग है, जिसको आप एपिलेप्सी के रूप में जानते हैं, वो भी ऐसा ही है। इसका कोई टाइम नहीं। आप अच्छे खासे सड़क पे जा रहे हैं, अचानक दौरा पड़ेगा और वहीं गिर पड़ेंगे। आप वाहन चला रहे हैं तब भी ऐसा हो सकता है। यहाँ तक कि आप रात को सो रहे हैं तब भी ये समस्या पैदा हो सकती है। जैसे ही बाधा हुई, वो बिल्कुल ऐसे समझें कि जैसे करंट प्रवाहित होता है ना आपके बिजली के तारों में, और दो तरह के अपने अपने रास्ते चल रहे हैं तार, लेकिन गलत तार जुड़ जाएं और तार आपस में कन्फ्रंट कर जाएं, तो उस अवस्था में ऐसा ऊर्जा का विस्फोट होता है कि आपके सारा जो सिस्टम है वो जल जाता है, फूक जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, लाले पड़ जाते हैं इस बात के कि हम कैसे अपने आप को सुरक्षित करें। बिल्कुल ऐसे ही इतना ऊर्जा बनती है उस समय व्यक्ति के अंदर कि वो उसे सहन नहीं कर पाता। और ये जो रोग है एपिलेप्सी का, ये अब तो छोटी उम्र के बच्चों में भी होने लगा है, नौजवानों को होता है, और जीवन पर्यंत भी चलता रह सकता है। इसमें कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन ली जाती हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं कि आप प्रतिदिन एक गोली का तो सेवन करेंगे ही करेंगे। और अगर ये 3 साल 4 साल जितने समय के लिए चिकित्सक हमें सुझाव दें, क्योंकि उनका उद्देश्य तो हमें स्वस्थ करना है, स्वस्थ रखना है, सुरक्षित रखना है, तो उस सुझाव को मानते हुए हम लेते हैं। लेकिन वो ये भी सुझाव देते हैं कि अगर आपने इसमें एक दिन भी इर्रेगुलरिटी कर दी तो फिर दोबारा से फिर उतना ही समय दवाई लेनी पड़ेगी। उद्देश्य बात ये समझाने का नहीं है कि दवाई बुरी चीज़ है। उद्देश्य ये बात समझाने का है कि एकांतिक आत्यांतिक निवृत्ति इससे नहीं होती है। जब हम योगाभ्यास की बात करते हैं कि चलिए एपिलेप्सी के लिए भी, जो मृगी के दौरे पड़ रहे हैं, इसके लिए भी योगाभ्यास करते हैं, तो आप झट से पूछते हैं कितने दिन में ठीक हो जाएगा। मैं वहाँ निवेदन करना चाहता हूँ कि पहली बात है, योगाभ्यास करने से नुकसान तो कुछ है ही नहीं। आपको गाइडेड प्रैक्टिस करनी है, उस प्रॉपर समस्या के उपचार के साथ साथ आपका पूरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सोच अच्छी रहती है, मन प्रफुल्लित रहता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपके अंदर आध्यात्मिकता का विकास होता है, और ये विकास आपको संयत बना देता है, संतुलित बना देता है, और आप निर्भय हो जाते हैं। इतने सारे फायदे आपको मुफ्त में मिलते रहते हैं। दवाई आपकी 4 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, या ऐसे ही बीच में एक गैप हुआ, फिर कितनी बार वो बढ़ती चली जाएगी, इसके बारे में आप नहीं जानते। इसलिए ऐसी दवा, यानी योग की दवा, अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो फिर आपको इस समस्या से निजात मिल सकती है। एक बात और बताऊं, मेरा अपना अनुभव है, अपने 73 साल के अनुभव में, इस जन्म के और इससे पहले के भी, जो भी रहा होगा, क्योंकि उसका ही विकसित रूप तो मैं आज हूँ, तो इस अनुभव में मैंने कोई ऐसा योग साधक नहीं देखा
कि वो निरंतर योगाभ्यासी हो और उसको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हों। तो जब आप उदाहरण देख रहे हैं कि योगाभ्यासी व्यक्ति को एपिलेप्सी के दौरे नहीं पड़ते हैं, तो फिर योगाभ्यास करने में कोई नुकसान है ही नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि देखा-देखी साधे योग, छीजे काया पाड़े रोग। अगर आप देखा-देखी कुछ भी उल्टा-सीधा करने लगते हैं, तो उससे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपका शरीर जो आज की स्थिति में है, जो रुग्णता की अवस्था में, आप देखते हैं कि जब एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है, उसके बाद काफ़ी देर तक तो व्यक्ति इतनी एनर्जी खर्च कर चुका होता है अपने आप से लड़ने में, अपनी परिस्थिति से लड़ने में, कि उसे रिगेन करने में भी समय लगता है। अपनी एनर्जी का काफ़ी लॉस हो जाता है, मुरझा जाता है। तो योगाभ्यास अगर हम करेंगे तो हम इस समस्या से निजात पा जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे हम धैर्य से दवाई लेते हैं, और उसमें तो गारंटी भी ये नहीं है कि स्थायी निदान होगा, क्योंकि सांख्य दर्शन ही कहता है कि इससे आत्यंतिक और स्थायी निवृत्ति नहीं होते हैं। तो योग तो हमारी समस्त समस्याओं को निदान करने का स्थायी साधन है। पहले तो थोड़ा-सा खान-पान के बारे में समझ लें कि जब हमें एपिलेप्सी का, जिन लोगों को भी ये समस्या है, कई बार हम इसको भ्रम पाल लेते हैं कि मृगी को हम हिस्टीरिया के साथ जोड़ के देखते हैं और ये सोचते हैं दोनों एक ही तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये मैं यहाँ इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ कि यहाँ मैं केवल एपिलेप्सी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं हिस्टीरिया की बात नहीं कर रहा हूँ। हिस्टीरिया एक तरह का मानस रोग है जो अधिकतर महिलाओं में होता है, और उनके अंदर जो एकांत की समस्या है, जो विषमताएं उनके सामने आती हैं, जो तनाव उनके सामने रहते हैं, जो हादसे उनके साथ होते हैं, उनका परिणाम दौरे पड़ने में हो जाता है। यानी मानसिक रोग है ये, और इसको हम मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर उपचार देते हैं। लेकिन यहाँ जो बात है वो मृगी की है। तो मृगी क्योंकि हिस्टीरिया तो आपको जब होगा, आप लक्षण से ही पता चल जाता है, वो सोते हुए होता ही नहीं, वो दिन में ही दौरा पड़ेगा, आपके मूवमेंट करते हुए ही पड़ेगा, जबकि मृगी जो है वो कभी भी हो सकती है। तो इसलिए जो मृगी का उपचार है, तो उसमें आपको सबसे पहले तो बच का प्रयोग करना चाहिए। बच का मतलब ये नहीं कि बचते फिरो हर तरफ से। बच का प्रयोग मतलब है, बच एक तरह की प्राकृतिक जड़ी है, औषधि है। तो आप बच का चूर्ण बना लें, और अच्छी क्वालिटी की बच ली जाए, और उसका चूर्ण बना करके उसमें 2 ग्राम बच ली जाए, और उसके साथ जो है 6 ग्राम शहद हो जाए। तो इनको आपस में अच्छे से मिलाइए और चाट लीजिए, उसके ऊपर 1 गिलास दूध पी लीजिए। ये तो बड़े फ़ायदे की चीज़ है, ताकत बढ़ाने वाली चीज़ है, नर्व्स को ताकत देने वाली है, और जो नर्व्स में उलझाव पैदा होते हैं, उनमें तंत्रिकाओं में जो कन्फ्रंट्रेशन होता है, उससे आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक बहुत प्यारा सा फल होता है, उसको हम करौंदा बोलते हैं। करौंदा झाड़ी होती है, और झाड़ी पे वो फल लगता है, उसका अचार भी अक्सर आप सेवन करते होंगे। अब तो ऐसी चीज़ों को लोगों को पता ही नहीं करौंदा क्या होता है। हाँ, अचार ज़रूर करौंदे का बना बनाया कहीं ले आते होंगे, लेकिन करौंदे के पत्ते, करौंदा एक झाड़ी है, उसको अपने घर में आप लगा सकते हैं। उसके जो पत्ते हैं, ये सोचें कि 10 ग्राम पत्ते ले जाएँ, 8-10 ग्राम पत्ते, और उन पत्तों को आप बहुत अच्छे से चटनी की तरह पीस लें, और मट्ठे में पीस लें। यानी मट्ठा, पानी डालने के बजाय मट्ठा डाल के उसको पीसें, और मट्ठे में ही उसे घोल करके पी जाएँ। बहुत अच्छी चीज़ है, आहार है, पौष्टिक आहार है। तो आप ये 2 सप्ताह इसका सेवन कर लें, तो आप इस समस्या से बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। साथ में अभ्यास हम क्या करें? अभ्यास में हम बहुत सारी जो शोधपरक क्रियाएँ हैं, उनमें हम देखते हैं कि शीर्षासन अगर हम करते हैं, सर्वांगासन करते हैं, हल आसन करते हैं, तो ये एपिलेप्सी से हमें बचाते हैं। लेकिन एक एपिलेप्सी के रोगी को मैं कहूँ तुम शीर्षासन करो, हम तो अच्छे खासे योग साधक को भी, जो रेगुलर अभ्यासी हैं, उनको भी कहते हैं अभी कुछ दिन और रुको, क्योंकि ये आसनों का राजा है। इससे हमें बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। तो इसलिए ऐसी प्रैक्टिसेस को हम इस तरह के जो हमारे यूट्यूब पर कार्यक्रम दिए जा रहे हैं या टेलीकास्ट होने वाले कार्यक्रम हैं, उनमें नहीं चर्चा करते हैं, क्योंकि हम आपको सबसे बड़ा लाभ ये दे सकते हैं कि आपको नुकसान ना हो।
वर्तमान में जहाँ आप खड़े हैं उससे आप बेटर स्थिति की तरफ चलें। और फिर एकदम से जिसने कभी योगाभ्यास ही नहीं किया वो तो केवल बेचारा एपिलेप्सी का, मृगी का रोगी है, तो उसको हम ऐसे योग की गहन साधनाओं के बारे में चर्चा करें तो वो एक तरह की हमारी मूर्खता है, आचार्यों की गलती है, वो नहीं होना चाहिए। केवल किताब में लिखा देख करके हम कह दें कि ये आसन इसके लिए बहुत अच्छा है, वो ठीक से बात नहीं होगी। दूसरी चीज़, अगर हम आपको कुछ आसन बताते भी हैं, इसमें ख़ास तौर से जो आप कर सकते हैं तत्काल, वो है महामुद्रा। तो महामुद्रा आपके लिए बहुत उपयोगी है और इससे जो हमारे जो ब्रेन के जो तंतु हैं जो इससे प्रभावित होते हैं वो निर्मल होने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे, उससे भी पहले इसके लिए हम पश्चिमोत्तान आसन करेंगे, इसके लिए हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे, इसके लिए हम षणमुखी मुद्रा लेंगे और नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। वो कैसे करना है इसको आप देखें, समझें। और ये जो भारत योग की एपिसोड्स हैं इनको आप सुरक्षित रखिए, आपके काम आते हैं। आपका कोई मित्र अगर ऐसी समस्या से पीड़ित है तो उनको आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमें ये पुण्य लाभ मिलता है कि ऋषियों की चीज़ जो संयोगवश इस जन्म में हमारे हाथ में आई वो डिजर्विंग लोगों तक पहुंच जाए और वो लोग उसको अच्छे से धारण करें। मेरा कोई ये व्यवसाय नहीं है, मेरे जीवन की साध है, मेरे जीवन की अपनी साधना है। तो उसके पड़ाव में एक पड़ाव ये भी है कि बांटना भी चाहिए, केवल संग्रह करना कोई समझदारी नहीं। और ये जो भारत योग के, चाहे वो टीवी चैनल्स के माध्यम से, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, योग शिविरों के माध्यम से, या फिर डिफरेंट जो कोर्सेज हैं उनके माध्यम से चीज़ें जा रही हैं, ये उसी बांटने का, सुख लेने का एक हिस्सा है। तो इसको इसी रूप में लीजिएगा। और आइए फिर हम करते हैं इसका अभ्यास। ये मत सोचना कि मैंने कह दिया महामुद्रा तो महामुद्रा में कि बच्चा आपको करके दिखाएगा, तो अच्छी बात है, वो ठीक से करके दिखा सकता है, ठीक से कर भी लेगा, ज़्यादा अच्छा कर लेगा। लेकिन आपने तो अपने आप को जड़ बना रखा है, आप में अभी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो जैसे आपको करना चाहिए मैं उस तरह से इसको बताने का प्रयास करता हूँ। महामुद्रा में आप पैरों को ऐसे फैला लीजिए, बड़ा आसान सा काम है। फिर उसके बाद और आपस इनको फैला लीजिए, इस तरह से करिए। फिर ऐसा करिए कि एक पैर को फोल्ड कर लीजिए और जो जोन जंघाएं जहाँ मिल रही हैं तो वहाँ पर आपके अंडकोश में पूरा लिंग से लेकर के अंडकोश से होते हुए नीचे गुदा तक एक पूरी लाइन बनी हुई है। आपका शरीर है, आपने देखा होगा, ना देखा हो तो समझ लें। तो उसके बिल्कुल उसी नाड़ी के ऊपर, सीवनी नाड़ी बोलते हैं इसको क्योंकि वो स्टिचिंग जैसा ही उसका रूप है, तो उसके ऊपर ये एड़ी का दबाव पड़ जाना चाहिए। आप सीधे बैठिएगा और बिल्कुल ऐसे ही इतना ही करिएगा जिसमें हम दाहिने स्वर से यानी सूर्य स्वर से श्वास भरेंगे और श्वास भरने के बाद फिर हम हाथों को ऊपर ले जा करके ऐसे दाहिनी तरफ घूम जाएंगे और फैले हुए पैर की तरफ झुकेंगे और ठुड्डी को कंठकूप में लगा लेंगे। आप समझ रहे हैं? यानी श्वास भरा ही रहेगा। इस स्थिति में यथा सामर्थ्य रुकने के बाद फिर सीधे हों और फिर इसको दूसरे स्वर से श्वास को छोड़ देंगे। इतना काम करना है। एक बार देखें, सामने बैठे हैं, पूरक किया सूर्य नाड़ी से, इसी तरह से हम दूसरे पैर पर भी इसको कर लेंगे। तो ये है महामुद्रा। महामुद्रा के अपने बहुत से बेनिफिट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं सोचना हम केवल एपिलेप्सी के दृष्टिकोण से इसको कर रहे हैं। फिर हम लेते हैं पश्चिमोत्तान। पश्चिमोत्तान में भी बस सोचो कि मेरा माथा घुटने से तो लगा ही नहीं तो पश्चिमोत्तान नहीं हुआ, नहीं। आज हम केवल झुकना शुरू करेंगे, फिर थोड़ा और नीचे जाना शुरू करेंगे और फिर जब अभ्यास हो जाएगा तब फिर हम पूरा यहाँ भी सिर लगा सकेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा भी झुक रहे हैं और ठुड्डी कंठकूप की तरफ आ गई है तो इसका जो आपने श्वास भरा हुआ है उसका
प्रभाव आपके कपाल के ऊपर अवश्य पड़ेगा, उसका आपको लाभ लेना चाहिए। ओके, पूरा अच्छे से सांस भरिए और फिर सांस भर करके ठुड्डी को कंठकूप में लगा लीजिए, आगे झुकिए, ठुड्डी को कंठकूप से हटाइए, सांस छोड़ दीजिए, विश्राम ले लीजिए। यानी अभ्यास का जो निरंतर्य है और धैर्य है वो आपके काम आएगा। ये दो क्रियाएं तो हमने आसन की ली हैं, और उसके बाद फिर हम लेते हैं प्राणायाम की बात। इसमें जो प्राणायाम लिया जाना है वो है पहला उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई में जीभ को, ये जो आवाज आ रही है ऊपर छत पे लगा दीजिए, और ऐसे जीभ को ऊपर लगाए हुए, पैलेट में टच किए हुए आप श्वास भरेंगे, इस तरह से जैसे कि खर्राटा आ रहा हो। और इतना करने के बाद फिर सांस को रोक लेंगे, यानी इसको हमें कुंभक के साथ करना है। और जब लगे कि नहीं रुक पाएगा तो उसके बाद हाथ हटा दीजिए और सांस को छोड़ दीजिए, जैसे इतना काम, सिर्फ इतना काम। जीभ को आसमान में छू करके रखिए, तालू में श्वास खर्राटे की तरह भरिए, जिसका पता यहाँ कंठ तक को लगना चाहिए। उसके बाद जीभ को वहीं रखते हुए सांस को भरे हुए रोक करके अपनी ठुड्डी को गर्दन की तरफ लाइएगा, जितना झुक सकें वहाँ रोकिए उसको, और उसका दबाव अपनी खोपड़ी में महसूस करिए। फिर ठुड्डी को कंठकूप से हटा दीजिए, नाक से सांस को छोड़ दीजिए, नॉर्मल हो जाइए। इसका अभ्यास आप मतलब 5 से 10 श्वास तक का अभ्यास आप करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम लेते हैं। अच्छा तो ये होता है कि आप पद्मासन लगा करके यानी आसन में बैठ करके करें, लेकिन अगर नहीं लगाते तो ये ना सोचें कि पद्मासन हमसे होता ही नहीं इसलिए हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये उपचारात्मक अभ्यास हैं। तो अगर आप सुख आसन में बैठ करके भी करते हैं, कुर्सी पे बैठ करके भी करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग एपिलेप्सी भी है, साथ में स्पॉन्डिलाइटिस भी है, तो इसलिए रिस्क फ्री अभ्यास ही हमको लेने चाहिए। इसमें जब मैं आपको नाड़ी शोधन सिखाता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ 1-4-2 की रेशो में सांस होना चाहिए, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज कुंभक करना ही नहीं है, ये जान लीजिए एपिलेप्सी के लोगों को। इसमें हम जो भी हमारा स्वर चल रहा है, दोनों चल रहे हैं बराबर तो फिर किसी से भी कर लें, और अगर एक स्वर चल रहा है तो जो स्वर अधिक फोर्स से श्वास ले रहा है उससे अभ्यास शुरू करिए। पूरे कमर सीधी रखते हुए आराम से सांस के एक एक पार्टिकल को आनंद लेते हुए पूरा भरिए, और भरने के बाद उसके बाद इस स्वर को अंगूठे से बंद कर दीजिए। दूसरे स्वर से श्वास को बहुत कंट्रोल के साथ लेकिन बिना टूटे छोड़िए, कि लेने में जितना समय लगा उसके दुगने समय में हमें श्वास को छोड़ना है। मैंने सांस भरा, अब बाईं तरफ से छोड़ने में मैंने दुगना समय लगाया। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम जो बिना कुंभक के हैं, केवल ये कि पूरक में अगर मैंने एक बार गायत्री मंत्र बोला है तो सांस का रेचक करते समय, सांस छोड़ते समय मैं 2 बार गायत्री मंत्र बोल लूँगा, लेकिन जल्दी जल्दी कुछ नहीं करना है, कंफर्टेबली करेंगे। और जो अंतिम चीज़ है बहुत महत्वपूर्ण, वो है षणमुखी मुद्रा। इसको हम लेंगे। षणमुखी मुद्रा में हमारे जो 6 अंग हैं, 6 हिस्से हैं, वो प्रभावित होते हैं। हमारे कान, हमारी नाक, हमारी आँखें, हमारा मुख, हमारा विशुद्धाक्य चक्र और हमारी त्वचा, ये प्रभावित होता है। तो ये 6 चीज़ें, इसमें हम अंगूठे से कानों को बंद कर लेते हैं और
नेत्रों को हम उंगली से, लंबी उंगली से, मध्यम, इसको हम कहते हैं तर्जनी, और जो सबसे लंबी उंगली है इससे नासिका, ऐसा करके जीभ को पाइप बना करके श्वास भरेंगे। और श्वास भरने के बाद उसी श्वास को जो आपने भरा है उसको वापस गालों में लौटा लेंगे। यानी पूरी जो श्वास है वो फेफड़ों के बजाय आपके कपाल में, कंठ से ऊपर के हिस्से में आ जाएगी। इसको यहाँ पर ले करके सिर को आगे झुका करके थोड़ी देर रुकिए, जिससे कि आपके जितने भी तंत्रिकाएं हैं वो पूरी तरह से आबाद हो जाएं, ऑब्स्ट्रक्शंस उनके खत्म हो। और बड़ी चीज़ ये है कि उनका जो प्रवाह है, जो उनका नेचुरल प्रवाह है, उसको वो रिगेन करें। आराम से सांस छोड़िए, आँख खोलने की कोई जल्दी नहीं है, इस प्रेशर को आराम से रिलीज हो जाने दीजिए, फिर आगे चलिए। बहुत चुनिंदा क्रियाएं, थोड़ी सी क्रियाएं बताई, थोड़ा सा खान पान के बारे में बताया, और सच माने मैंने 2 बातें आपसे कही कि दवाई आप सारी ज़िंदगी खाते हैं, बरसों बरस तक खाते हैं, तो भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन योगाभ्यास आप नियमित करेंगे तो आपका ये समस्या का निराकरण तो होगा ही होगा, लेकिन बाकी समस्याएं भी छूट जाएंगी। और अंतिम चीज़ मैंने बताया कि जितना मेरा अनुभव है उसमें मैंने कोई योगाभ्यासी इस बीमारी से ग्रसित होता हुआ नहीं देखा है। इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा। आइए योग करिए, आनंदित रहिए। हरिओम।